हेलो बच्चों, वेलकम है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में आपका। और आज हम लोग आर्ट्स में क्लास 12 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका पूरा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और मॉडल पेपर जो क्लास 12 का जारी हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल और जेसीईआरटी के द्वारा, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा सीडब्ल्यूएच ऑनलाइन एकेडमी पर। अगर आप चाहते हैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग या सीडब्ल्यूएच ऑनलाइन एकेडमी पर जो अभी क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3 नवंबर से, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो साल भर पढ़ाई तो करते हैं लेकिन एग्जाम पैटर्न पर पढ़ाई नहीं करते। उनको पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा होगा। तो कंप्लीट पूरा सॉल्यूशन जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, मॉडल सेट मिलेगा। हम लोग कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग की तरफ से 5 मॉडल सेट जारी करते थे हर साल। इस साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10 तक पहुंचा दे। तो जो 10 मॉडल सेट रहेगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे वो सोशोलॉजी का हो या हिंदी इंग्लिश का हो। सोचिए अगर एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री का कोई बच्चा को 10 मॉडल सेट मिलता है। मॉडल सेट का मतलब होता है कि इसमें हम पीवाईक्यू क्वेश्चन डालते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम एक चैप्टर को सेलेक्ट करते हैं, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उसमें से जितना एग्जाम में पूछा हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आज तक का क्वेश्चन, उसको पूरा सेलेक्ट करके लेकर आते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर बनाते हैं और उसको हम लोग पढ़ाते हैं, जिसका फायदा बच्चों को मिलेगा। क्योंकि उससे बाहर तो क्वेश्चन जाएगा नहीं अगर पीवाईक्यू कर लें तो अगर आप चाहते हैं कम समय में, ये 3 महीना आपके लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी कंप्लीट प्रिपरेशन, ताकि आप 90 प्लस ला सके अगर आप मेहनत करेंगे तो। क्योंकि गाइड करना हमारा काम है, मेहनत करना तो आपका काम है, आपको पढ़ना है। तो अगर आपको रिजल्ट करना है तो अभी भी 3 महीना बहुत है हमारे लिए। 3 महीना में हम लोग आराम से अच्छा झंडा गाड़ सकते हैं और अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, टॉप 10 में एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जरूरी चीज है कि आप तैयारी शुरू कर दो, 4-5 घंटे 6 घंटे बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपको मदद करेगा। मैं बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग अब बन गया है सीडब्ल्यूएच ऑनलाइन एकेडमी। कैसे ऑनलाइन कोर्स खरीदेंगे, अभी तो ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, तो कैसे ऑनलाइन कोर्स खरीदेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है या ऐप स्टोर में जाना है। सीडब्ल्यूएच ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा रजिस्टर करने का। अगर आप नए यूजर हैं, रजिस्टर में जाएंगे, पूरा डिटेल भरेंगे, वहां एक पासवर्ड बनाना होगा आपको, तो आप पासवर्ड भी क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड क्रिएट होने के बाद, रजिस्टर हो जाने के बाद आप लॉगिन में जाएंगे, वहां अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना नया पासवर्ड डालेंगे और आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के साथ ही आपके पास कैटेगरी आएगा चुनने के लिए। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जैक कॉमर्स चुनेंगे, आर्ट्स के हैं तो जैक आर्ट्स चुनेंगे और साइंस के हैं तो जैक साइंस चुनेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद आपके पास आपका जो होम पेज है वो खुल जाएगा। होम पेज में पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में सबसे ऊपर में आपको क्रैश कोर्स दिख जाएगा। आप चाहें तो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट का भी खरीद सकते हैं और कॉम्बो भी खरीद सकते हैं। पांचों सब्जेक्ट का खरीदते हैं तो 1,000 रुपये में आपको ऑनलाइन सारा मिल जाएगा। अगर आप सिंगल सिंगल खरीदते हैं तो एक सब्जेक्ट का 299 रुपये आपको पड़ेगा। आप आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेना चाहते हैं, इसे हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। हमारे यहाँ हाइब्रिड चलता है और ऑनलाइन चलता है। जो ऑफलाइन पढ़ता है उसको ऑनलाइन भी मिलता है। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चाहते हैं तो ये आपको 1,500 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन मैं एक जानकारी दे दूं, जो बच्चे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग या सीडब्ल्यूएच ऑनलाइन एकेडमी में ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पहले से, उनको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। उनके लिए ये सारे कोर्सेज फ्री हैं, उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि वो एक बार पैसा दे दिए तो हमारी पॉलिसी है कि एक बार अगर किसी स्टूडेंट ने पैसा दे दिया फिर हम दोबारा उससे फी नहीं लेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकता है। तो चलिए आज सर से आप पढ़िए। आज कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करें सर? आज हिस्ट्री डिस्कस करें। तो हिस्ट्री का पूरा पैटर्न सर समझा देंगे कि क्या है। आपको मालूम है पहले से भी कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोड में होगा। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा और पार्ट बी में सब्जेक्टिव में 3 मोड होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप सर से पढ़िए हिस्ट्री। थैंक यू सर। चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि जितना इन्फॉर्मेशन था वो तो सर ने आप लोगों को दे ही दिया। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज यहाँ हम जेक का जो मॉडल सेट जो जारी किया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, हम उस पर विस्तृत डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात हम समझा देना चाहते हैं, ये जो मॉडल सेट निकला है, ठीक है, कई बच्चों का ये कमेंट था, ये पूछना था कि सर ये जो क्वेश्चन है क्या इससे क्वेश्चन भिड़ेगा? सभी बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये जो क्वेश्चन सेट या मॉडल सेट निकला है क्या इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है क्या? तो मैं बतला दूं कि ये जो मॉडल सेट निकाला गया है ना, ये आपको एग्जाम के पैटर्न से अवगत करवाने के लिए निकाला गया है कि एग्जाम का पैटर्न एक्चुअल होगा क्या, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन का डेप्थ कितना होगा, इस विषय में आज हम लोग जानकारी साझा करेंगे। और ये जो सेट है ना, इसी चीज के बारे में जानकारी देगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह होगा, हाई, मीडियम,
लो, वेरी लो, इस चीज के बारे में। और इसमें यह भी बतलाया जाएगा कि कौन कौन सा जो पर्टिकुलर चैप्टर है, जैसे हम लोग बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में वह कौन कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर है जिससे प्रश्न पूछने का संभावना है फाइनल एग्जाम में। तो ये जो मॉडल सेट है ये आपको केवल और केवल क्वेश्चन के लेवल से अवगत करवा रहा है, बतला रहा है कि क्वेश्चन के लेवल इस तरह हो सकता है, इस तरह पूछ सकता है। ठीक है, तो रहा बात क्वेश्चन भिड़ने का, तो मे भी पॉसिबिलिटी है, भिड़ भी सकता है, आ सकता है, लेकिन एक्चुअली ये जो है बस ये पैटर्न समझा रहा है, यहाँ पे पैटर्न बतला रहा है, ताकि जो बच्चे अपना तैयारी मेहनती से और ईमानदारी पूर्वक किए हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक के तौर पे ये काम करेगा। ठीक है, ताकि उनको अंतिम समय में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह होगा, हम लोग क्या पढ़े, किसको छोड़े, वो भी आगे हम लोग विस्तृत डिस्कस करेंगे, उस पर गहन जो बातचीत जो होगा वो आगे हो गई। चलिए, ये बात तो सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है और एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, एमसीक्यू होगा, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग टाइप, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का। जैसे यहां पे स्पष्ट लिख दिया है, यहां आप देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 होगा, कितना होगा टोटल 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले। उसके बाद यहां पे सेक्शन बी में जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन 31 से 38 तक, 31 टू 38, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा। अब बोलिएगा सर ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में कितना वर्ड लिखना चाहिए, कितना वर्ड लिखेंगे? तो अगर वर्ड की बात करें बच्चों तो 30 वर्ड टू 40 ये बहुत ज्यादा है, काफी है। 30 वर्ड मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होना चाहिए। 30 शब्दों में इसको डिफाइन करना है काउंट करके। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है। एक बात क्या होता है ना कि कई बार हम देखे हैं, जब अपने एकेडमी में भी, अपने इंस्टीट्यूशन में भी, CWH ऑनलाइन एकेडमी में भी जब भी टेस्ट लेते हैं, जो रेगुलर जो टेस्ट होता है वीकली, उसमें बच्चा अगर 5 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब उसको कम पता है, और 2 नंबर का क्वेश्चन का अगर जवाब ज्यादा पता है, तो वो क्या करता है कि 2 नंबर को 5 नंबर की तरह लिख देता है और 5 नंबर को 2 नंबर की तरह लिख देता है। ये क्या है, जानकारी ना होने के कारण। ठीक है, तो इसमें इतना ही रखना है। आप बोलिएगा कि नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये 2 अंक का होगा। ठीक है, और तीसरा सेक्शन जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 39 से 46 तक, ठीक है, ये कितना मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। अब बोलेगा सर इसमें कितना वर्ड होना चाहिए? तो 60, मोटा मोटी 60-70 बहुत है। वर्ड की बात कर रहे हैं, शब्द की बात कर रहे हैं, 60-70 शब्दों में लिखना है। टोटल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 52 होगा। कितना? 52 क्वेश्चन विथ इंक्लूड एमसीक्यूज, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछेगा वो टोटल 52 क्वेश्चन होगा। सबको सेक्शन वाइज बांटा। यहां पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 47 से 52 तक, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप लिखना है। अब बोले सर इसको कितना? ये सीधा चले जाओ 200 वर्ड। एक एवरेज, वन एन एवरेज लेके चलो कि हमको 200 टच करना है। 200 जब सोचोगे तभी 150, 160, 180 तक पहुंचोगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हम बतला रहे हैं कि 200 कम से कम जाना है। ठीक है, और यहां पे एक चीज लिखता है ना कि इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितना? 4 प्रश्न का। इधर टोटल 5 या 6 क्वेश्चन होगा, 5 या 6 क्वेश्चन, उसमें से 4 क्वेश्चन को ही बनाना है। इसी तरह ऊपर भी यहां पे लिखा होगा कि जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन देखे, इसमें बोला है कि इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का ही उत्तर दे। क्वेश्चन होगा ज्यादा, 8 होगा, 9 होगा, उसमें से 6 को ही लिखना है जो जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लेट ना करते हुए आगे अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है खंड ए, सेक्शन 1 या सेक्शन ए, ये क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू इसमें पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? Which animal was unknown is the हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो पशुएं थी, ठीक है, हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता तो विस्तृत एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ा है, उस पर विस्तार पूर्वक डिस्कशन भी हुआ है, और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो हम ये भी आशा करते हैं कि सभी लोग पढ़े होंगे। तो यहां पे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कौन से पशु से, किस जानवर से अज्ञात थे, उनको नहीं जानते थे। कौन सा पशु था जिसके बारे में वो जानते ही नहीं थे? तो वो था घोड़ा। क्या था? घोड़ा था वो। अश्व, क्या? अश्व, अश्व।
हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। ध्यान से समझोगे, हाँ। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, वो घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, बाकी जानते थे गाय, हाथी, कुत्ता। क्योंकि हाथी का भी बनावली से प्रमाण मिला है, कपाल मिला है हाथी का, खोपड़ी जिसको बोलते हैं ना, खोपड़ी कपाल, उसका साक्ष्य मिला है। तो इससे क्या प्रमाणित हो रहा है कि वो लोग हाथी से परिचित थे। कुत्ता, अगर बात करोगे कुत्ता के नहीं, कुत्ता उधर है, गाय की बात करोगे तो उससे भी वो परिचित थे। जो डी जो है ये कुत्ता, डॉग। अब कुत्ता पे कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। पूछिए क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यों के द्वारा पाला गया जो सबसे पहला पशु जो था वो कुत्ता ही था, जिसको मनुष्यों ने पालतू बनाया। सबसे पहला पशु कौन था? कुत्ता, जिसको मनुष्य ने सबसे पहले पाला, सबसे पहले अपना परिवार का सदस्य बनाया, जो आज भी है। ठीक है, तो लेकिन यहां पे बात किया जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो घोड़ा। अभी थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का। यह हड़प्पन सिविलाइजेशन आज से लगभग 5000 साल पहले था। कितना? 5000 साल पहले, 5000 years ago this civilization exists northwest India. I'm talking about currently पाकिस्तान, ये प्रेजेंट पाकिस्तान। आज वर्तमान का जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है ना, सिंधु नदी, सिंध वाला जो क्षेत्र है, वहीं पर आज से तकरीबन 5000 साल पहले एक सभ्यता निवास करती थी, जिसका ही नाम था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था बच्चों? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, 2500 से 1750 बीसी। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, मेरा विश्वास कीजिए, बात मानिए कि हम इतने तह तक, मतलब इतने नीचे डीपली डिस्कशन करवा देंगे, जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। अगर हड़प्पा से पूछता है तो जो डिमांड होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस ईस्वी में हुई? ठीक है, इन विच ईयर वाज हड़प्पन डिस्कवर्ड। अब हड़प्पा सभ्यता को कब खोजा गया? ये बात तो सभी को पता है ना कि हड़प्पा का पतन हो जाता है लगभग 1750 बीसी के समय। बोलते हैं ना कि जो उगता है उसको डूबना भी पड़ता है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है ना। तो वही बोल रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन राइज तो किया, लेकिन इसका डिक्लेशन भी हुआ। और डिक्लेशन होने का कारण था बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट, जिससे बाढ़ आया और सभ्यता रातों रात खत्म हो गई। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि बाद में फिर 5000 साल के बाद, लगभग 4500 से 5000 सालों के बाद इस हड़प्पा सभ्यता का खोज कब होता है? तो कब होता है इस सभ्यता का खोज? 1921 में हड़प्पा का खोज होता है। अब ये कंफ्यूजन होगा बच्चों में कि सर आप हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा भी बोलते हैं, क्या है ये? देखो, हड़प्पा जो है ना, वो इस सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक शहर को खोजा गया और उसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ा। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, सिंधु घाटी सभ्यता भी है और कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका तीन नाम है, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। अब बोलोगे सर ये तीन नाम, तो तीन नाम के पीछे का कहानी एक बार संक्षिप्त में हम बतला देते हैं। हड़प्पा का जब खोज सबसे पहले, अगर कोई पूछे कि ये जो सिविलाइजेशन था, इसका जब खोज होता है तो सबसे पहले किस शहर को खोजा गया? तो सबसे पहला खोजा गया जो शहर था वो था हड़प्पा। इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। कोई डाउट यहां तक? हड़प्पा सबसे पहला सिटी, सबसे पहले उसी को खोजा गया, इसलिए उसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। पहला। दूसरा इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने का नाम ये था, उसके पीछे कारण ये था कि ये जो सिविलाइजेशन था, ये जो सभ्यता था, वो सिंधु नदी के आसपास या किनारे वाले क्षेत्र में बसा था। सिंधु नदी के आसपास या उसके किनारे वाले क्षेत्र में, मतलब सिंधु दोआब क्षेत्र वाले एरिया में। इसलिए उसका जो दूसरा नाम पड़ा वो पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन था कहां लोकेटेड था? सिंधु रिवर के अगल बगल। दूसरा। अब तीसरा जो नाम है वो कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ने के पीछे कारण था इन लोग का व्यवसायीकरण, ऑक्यूपेशन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अधिकतर उनका जो रोजगार का जो साधन था, या फिर वो कांसे की जो बर्तन था, धातु था, उससे वो परिचित थे। और कांसे का वो अधिकतर बर्तन बनाया करते थे, वो कांसे से परिचित थे। और आपको ये बात पता होगा कि तांबा और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ना उससे परिचित थे। वो कांसे की बर्तन, कांसे से बना बर्तन बनाना जानते थे, बहुत ज्यादा मात्रा में उसका लार्ज मतलब लेवल पे प्रोडक्शन होता था।
उत्पादन होता था, इसलिए इसका तीसरा नाम पड़ा क्या, कांस्य युगीन सभ्यता। कोई डाउट यहां तक? तो 1921 में किसको खोजा गया, हड़प्पा को। किसको, हड़प्पा को, हड़प्पा नामक शहर को। फिर 1922 में मोहनजोदारो, किसको, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो 1921 में हड़प्पा को खोजा गया और 1922 में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा को कौन खोजता है, दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो को कौन खोजता है, राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तो डिस्कस किया। अब देखिए इस वाले में हम लोग कितना इंफॉर्मेशन को साझा किए, कितना जानकारी को साझा की। हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन पूछा, हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में भी डिस्कस कर लिए। बोलते हैं ना कि क्वेश्चन डिस्कशन का एक अलग ही फायदा होता है। शिक्षार्थी, शिक्षक जो होता है, अगर एक क्वेश्चन, अगर डिस्कशन हो रहा है, अगर एक क्वेश्चन को वो डिस्कस कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होता है ना टीचर के अंदर, वो सभी दे देता है। शिक्षक जो होता है ना, बोलते हैं ना कि इस दुनिया में सभी स्वार्थी होता है। हम मानते हैं कि एक शिक्षक का पौधा है, वो अपने मतलब शिष्य से, अपने जो स्टूडेंट है, छात्र जो है, उससे वो ज्ञान का आदान प्रदान करने में, हम नॉलेज की बात करें, नॉट मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। वो अपने शिष्यों से, छात्रों से शिक्षा का आदान प्रदान करने में कभी भेदभाव व स्वार्थ नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि हम इसको ज्यादा दे देंगे, मेरे पास कम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचता, ऐसा होता ही नहीं। ये बात सभी को पता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और शिक्षक ही ऐसा व्यक्तित्व होता है एक छात्र के जीवन में, जो उससे कभी भेदभाव नहीं करता शिक्षा के मामले में। ठीक है, वो चाहता है कि मेरा जो शिष्य है, छात्र जो है, वो हमसे भी आगे बढ़े। तो इसलिए वो उसके अंदर जितना भी ज्ञान होता है वो सभी झोंक देता है, सभी बतलाता है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, सिंधु सभ्यता बोल रहा है। व्हाट वर द हाउस इन इंडस सिविलाइजेशन मेड ऑफ, किससे बनता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का घर। तो अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, किससे, ईंट से, ब्रिक, ईंटों से उनका घर बनता था और वे लोग ईंटों से घर बनाते थे। अब ये बात सुनकर अचंभित होगा कि उस जमाने में भी पक्की ईंटों का यूज करते थे। वो कैसी ईंटें, पक्की ईंटें का, पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे उस जमाने में। आज से तकरीबन 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो लोग पक्की ईंटों से परिचित थे। वो पहले मट्टी को मतलब गूंद कर उसको एक सेप सांचे में डालकर उसको सुखाते थे, उसके बाद उसको पकाते थे, बाकायदा पकाते थे। तो ये बात सभी को पता है। एक होता है कच्चा ईटा, तो कच्चा ईटा का भी प्रयोग हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ पक्की ईंटों का नहीं, कच्चे ईंटे और पक्की ईंटों दोनों से उन लोगों का घर और मकान बनता था और सड़कें बनती थी। तो वे लोग पक्की ईंटों से भी परिचित थे, ईंटों को पकाना जानते थे। वो भट्ठा जिसको बोलते हैं आज घरों तरफ, इधर ग्रामीण क्षेत्रों में जो देखा जाता है, चिमनी भट्टा वगैरह। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनके घरों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, कौन सा लिपि, ब्राह्मी। कौन सा लिपि, ब्राह्मी लिपि। देखो अब बात करोगे सर भाई ब्राह्मी लिपि है क्या, एक था, देखो ध्यान से समझना। एक होता है भाषा, क्या होता है, भाषा, लैंग्वेज। अगर बात करें कि उस जमाने में कौन कौन सा भाषा सबसे ज्यादा जो यूज हुआ, वो था प्राकृत भाषा, प्राकृत और पाली, प्राकृत और पाली भाषा। ये भाषा है, लिपि अलग होता है। लिपि के मतलब लिखावट की शैली, भाषा जो बोलचाल में यूज किया जा रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन, संचार या फिर कम्युनिकेशन करने का कौन सा माध्यम है। तो उस जमाने में दो तरह का भाषा था, पहला जो था वो प्राकृत भाषा, दूसरा पाली भाषा। अब यहां पे पूछ रहा है लिपि, जैसे अभी हम लोग कौन सा लिपि यूज कर रहे हैं, देवनागरी कर रहे हैं ना अभी, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की विशेषता देखें तो देवनागरी लिपि जो है वो दाएं से, किधर से, दाएं से किधर लिखाता है, अच्छा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, यही इसी तरह लिखते हैं ना हम लोग। अभी हम लोग जो हिंदी लिखते हैं किस तरह, कहां से शुरू करते हैं, ऐसे शुरू करते हैं या फिर ऐसे शुरू करते हैं, ऐसे शुरू करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू
राइट, ऐसे लिखते हैं। ये जो ब्राह्मी लिपि जो था ना, इसको उल्टा ले लो, इसको उल्टा ले लो, राइट टू लेफ्ट होता था ये, ऐसे लिखा था ये लिपि, ऐसे ऐसे लिखा जाता था ऐसे, देवनागरी के जस्ट अपोजिट। तो इस लिपि का प्रयोग हुआ है कब, कब की बात कर रहा है, मौर्य काल में। कब, मौर्य काल, मौर्य पीरियड में। कौन सा लिपि का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि ऐसी लिपि थी जो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, क्लियर। और ये जो ब्राह्मी लिपि जो था ना, वो जन सामान्य की भाषा था। यह एक ऐसा भाषा था जिसको सभी नागरिक, जनता समझते थे, इसलिए इसको जन सामान्य की भाषा बोला गया। और इसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग हुआ है वो मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में हुआ है, मौर्य पीरियड एंड लेटर मौर्य पीरियड में। कोई डाउट यहां तक, आगे। बाकी यहां पे मौर्य काल के बारे में भी आया है, तो मौर्य काल में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो मौर्य काल है, इसकी स्थापना कब होता है, 322 बीसी में, 322 ईसा पूर्व के समय मौर्य काल का स्थापना होता है। इसकी स्थापना कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके द्वारा मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य प्रशासन शासन है, उसका स्थापना होता है, मौर्य एम्पायर का। किसके सहयोग से, कौन इनको कॉपरेट करता है, चाणक्य। चाणक्य जो इनके राजनीतिक सलाहकार और प्रधानमंत्री के पद में भी ये रहे थे, कौन, चाणक्य। कोई डाउट यहां तक। तो चाणक्य के सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने भारत का जो अभी बिहार मगध वाला जो क्षेत्र है, अभी बिहार मगध वाला जो क्षेत्र है वर्तमान का, वहां पर मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। किस वंश को हटाकर, इसके पहले कौन सा वंश वहां पे था, तो वो था नंद वंश। कौन, नंद वंश, नंदा डायनेस्टी, नंद वंश। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को परास्त करके, किसको, धनानंद, धनानंद, धनानंद को परास्त करके ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो चाणक्य के सहयोग से वहां पर एक नया राजवंश का स्थापना करते हैं मगध में, और उस राजवंश का नाम था मौर्य काल या मौर्य शासन, मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर। चलिए आगे चलते हैं अभी। हाँ, आगे बोल रहा है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की, अष्टाध्यायी। तो ये पाणिनि के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, पाणिनि। ये अब बोलोगे सर ये है क्या अष्टाध्यायी, ये क्या है, देखो ये एक ना, ये एक प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। क्या है, संस्कृत व्याकरण, व्याकरण ग्रंथ है, ग्रंथ है, ये एक तरह का बुक है, पुस्तक है। कौन, अष्टाध्यायी। अब बात करोगे सर इसका नाम अष्टाध्यायी कैसे पड़ा, तो इसका अष्टाध्यायी नाम पढ़ने का कारण है कि इसमें जो ना टोटल 8 लेसन्स थे। कितने, 8 लेसन्स, 8 अध्याय है इसमें। ये जो ग्रंथ है जिसको पाणिनि के द्वारा रचित हुआ है, मतलब रचना हुआ है इसका पाणिनि के द्वारा, इसमें ना टोटल 8 अध्याय है, और इन्हीं 8 अध्यायों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, अष्टाध्याय। अष्ट मतलब 8 होता है, अध्याय मतलब लेसन्स, 8 लेसन। तो अष्टाध्याय का नाम उसके लेसन्स, 8 लेसन्स के कारण पड़ा। और इसको कब लिखा जाता है, किनके द्वारा लिखा जाता है, तो एक पाणिनि के द्वारा। अब बोलोगे सर ये पाणिनि कौन थे, पाणिनि कौन थे, ये एक भारत के बहुत प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर बोल सकते हैं इनको, जिनको संस्कृत और व्याकरण का प्रकांड पंडित माना जाता है। पाणिनि को एक बेहतर, ठीक ठाक ज्ञान अर्जन किया था इन्होंने, इनके पास बेहतर ज्ञान था। और इन्होंने अष्टाध्याय की जो रचना है, इतिहासकारों में ये हमेशा मतभेद रहा है, लेकिन अभी क्या है ना कि इतिहासकारों के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इतिहासकारों के अनुसार ये जो अष्टाध्याय है, इसकी रचना पाणिनि ने 600 बीसी से लेकर लगभग 400 बीसी के आसपास किया है। 600 से 400 बीसी के आसपास इसका रचना हुआ है। सिंपल से अगर बोले सर एक वर्ड बता दीजिए, इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, तो एक वर्ड में मोटा मोटा बोल सकते हैं 500 बीसी, 500 ईसा पूर्व के समय, लगभग 500 ईसा पूर्व। ये इतिहासकारों के अनुसार ये मत है, ये हमारा निजी मत नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जो जानकारी हम लोगों के पास उपलब्ध है, हम लोग वही जानकारी को आप लोगों से साझा कर रहे हैं। इसमें कोई अपना हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। इतिहास बदल नहीं सकते हम लोग। जो घटनाएं हो चुकी, जो बातें हो चुकी, बीत चुकी, उसी को ही हम लोगों को पढ़ना है, उसको गहन अध्ययन करना है और उससे सीखना है। इतिहास हम लोग पढ़ते क्यों है, इतिहास से हम लोग सीखते हैं
कि भूतकाल में क्या क्या गलतियां हुआ जिसको आज वर्तमान में नहीं दोहराना। इतिहास पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है, क्योंकि हम लोग इतिहास से सीखते हैं। तो इसकी रचना लगभग इस टाइम पीरियड के आसपास मानी जाती है। और ये अष्टाध्याय जो था वो एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ था, जिसको इनके द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखा जाता है। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? अच्छा, एक और जानकारी, पाणिनि जो थे ना, ये तक्षशिला से, कहा? तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ये पढ़े थे और वहां पे अध्यापन का भी कार्य किए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े थे। आज वर्तमान में तक्षशिला कहां है? उसका अवशेष अभी तो है नहीं, वो अपनी वास्तविक मूल स्थिति में नहीं है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर वो खत्म हो चुका है अभी। तो ये कहां पे है वर्तमान का? पाकिस्तान। कहां पर है? वर्तमान के पाकिस्तान में तक्षशिला का अवशेष बचा है, बस खंडहर बचा है थोड़ा सा। एक चीज और हम बतला रहे हैं, ये जो पाणिनि जो थे ना, ये चाणक्य के पहले थे, इनके बाद चाणक्य का राज्य होता है। ये देखिए यहां पे, ये 500 बीसी के आसपास, चाणक्य कब थे? 320, 322, 322, 320 उस समय थे, मतलब मौर्य काल के समय। 500 बीसी के समय मौर्य काल था भी नहीं, उस समय मगध का राज हो रहा था, मगध का उत्कर्ष हो रहा था। ठीक है। तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, और वहीं से पढ़े थे, और वहां पर वो अध्यापन का कार्य भी किए थे कई वर्ष, पढ़े भी वहीं पे, पढ़ाए भी वहीं पे। और ये चाणक्य के पहले थे, ना कि उनके समकालीन। ठीक है, चाणक्य के पहले, ऐसा समझ लीजिए कि ये चाणक्य से सीनियर थे। ठीक, चलिए अभी आगे चले, आगे चलते हैं। उम्मीद करते कोई डाउट ना होता हो, ध्यान से सुनिए, समझिए। हाँ, आगे पूछ रहा है मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन बने? अभी हमने जिक्र किया आपके साथ, अभी हमने बताया क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के, मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट रूलर बने। कब बने? 322 बीसी। 322 बीसी, 322 ईसा पूर्व में। किसको हराकर? नंदवंश को। नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को समाप्त करके इन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखा। और चाणक्य का मतलब चाणक्य का इन पर या इस पर महत्वपूर्ण सहयोग था, योगदान था। चाणक्य के समर्थन के बिना हमको नहीं लगता कि इतना बड़ा शक्तिशाली जो मगध का एम्पायर था, नंदा डायनेस्टी, उसको समाप्त कर पाना। लेकिन चाणक्य का जो कूटनीति था ना, उसके सामने नहीं टिक सका। इसलिए चाणक्य के कूटनीतिक सोच के कारण, डिप्लोमेटिक थाउट के कारण वो नंदवंश को हरा सके और परास्त कर सके, और उसके स्थान पे नया राजवंश का उदय हुआ। वो कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। बिंदुसार जो थे, बिंदुसार, वो उसके पुत्र थे। किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। ये सेकेंड रूलर हुआ, दूसरा शासक हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ये सन था। ठीक है, अब यहां पे एक और नाम आया है, ध्यान से समझिएगा, अकबर। क्या? अकबर। अब भैया अकबर तो मुगल के टाइम है ना, मुगल काल में, मुगल पीरियड में अकबर। अकबर तो मुगल पीरियड में है, तो मौर्य में इसका बात ही नहीं हो सकता। इसको तो एलिमिनेट कर देंगे कि अच्छा अकबर तो मुगल वंश में पड़े। और मुगल वंश था कब? मुगल वंश था 1526 से लेकर 1707 तक, मतलब ठीक ठाक स्थिति में चला। अब बोलोगे नहीं सर हमको सबसे लास्ट डेट बताइए, तो सबसे लास्ट डेट है 1526 से लेकर 1856-57 सैन्य विद्रोह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ये जो बहादुर शाह जफर जो थे, वो मुगल वंश के अंतिम शासक हुए, अंतिम सैन्य विद्रोह के समय। बाद में इनको भी हटा दिया जाता है। कौन थे? बहादुर शाह जफर। ये 8 चैप्टर में पढ़ना है आप लोगों को, हिस्ट्री का 8वां बुक, दूसरा किताब का। ये मिडेबल इंडिया से ऑप्शन है, ये उसी में पढ़ना है। और सबसे पहला शासक कौन था मुगल वंश का? वो था बाबर, जो फाउंडर था, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। कौन? बाबर। फिर यहां पे एक बृहदत्त। अब बोलोगे भैया ये बृहदत्त कौन है? ये बृहदत्त जो है ना, ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। कौन थे ये? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त। कौन? बृहदत्त। ये अंतिम शासक थे मौर्य साम्राज्य के। कोई डाउट यहां तक? यहां पे समझ लिए कि क्वेश्चन पूछा था कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन बना, तो प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक। उसके बाद और कई राजा आए जो अयोग्य थे, और सबसे अंतिम जो है वो बृहदत्त। कोई डाउट यहां तक?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 7वां क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब होता है? कलिंग युद्ध कब होता है? 261 बीसी, 261 ईसा पूर्व के समय, 261 बीसी के समय, 261 बीसी के समय। और ये किसके किसके बीच होता है? ये अशोक और ओडिशा सम्राट के बीच होता है। अशोक वर्सेस ओडिशा का सम्राट या ओडिशा का राजा, इन दोनों के बीच होता है 261 ईसा पूर्व में। अब बोलोगे सर ये युद्ध हुआ क्यों? ये जो कलिंग युद्ध हुआ, अशोक जिन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा, ये युद्ध होने का क्या कारण था? देखो इसका बच्चों एक्चुअल कारण क्या था ना, कि अशोक जो थे वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? विस्तार। अभी ध्यान से देखोगे तो मगध के बगल में ही ओडिशा है, कहने का मतलब बिहार झारखंड के बगल में ही ओडिशा है। अब अशोक का ऐसा मनसा था कि वो अपने साम्राज्य को क्या करना चाहते थे? और बड़ा करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे। और उनका जो ये विस्तारवादी नीति जो था, उसी के तहत यह युद्ध क्या हो गया? क्रिएट हुआ। क्योंकि जब ये कलिंग को अपने में मिलाना चाहते थे, वर्तमान का उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक है, वर्तमान का उड़ीसा वाला क्षेत्र, उसको जब ये अपने में मिलाना चाहते थे, उड़ीसा का शासक, उनका जो नाम देखो, अब यहां पे हम नाम नहीं बता रहे, पता है क्यों? क्योंकि इतिहासकार में आज भी मतभेद है, स्पष्ट नहीं इनका नाम। कहीं पे लिखता है पद्मनाभम ऐसे करके, पद्मनाभम, क्या? पद्मनाभम। कहीं दूसरा जगह मिलता है रजू चेदी करके। तो ये दो नाम है। इतिहासकार अभी भी इस पे कंफ्यूजन है कि भैया है कौन इसमें से, इसलिए यहां पे केवल ओडिशा का शासक लिखे कलिंग युद्ध में, क्योंकि इतिहासकारों में अभी भी मतभेद है कि ये सही है या गलत है। तो जो स्पष्ट ना होना इतिहास में, उसको स्किप कर देना ही बेहतर है, कंफ्यूजन होने से अच्छा है। तो यहां पे सिंपल से क्या बोलेंगे, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता है। और किसके किसके बीच? अशोक और कलिंग क्षेत्र, मतलब उड़ीसा, दोनों के बीच होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 261 ईसा पूर्व में जो कलिंगा वॉर जो होता है, कलिंग युद्ध जो होता है, इसी युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपना लेता है? धम्मा पॉलिसी। क्या अपनाता है? धम्मा पॉलिसी, धम्म की नीति, धम्म की नीति को अपना लेता है कौन? सम्राट अशोक। अब बोले सर क्यों? तो इस कलिंग युद्ध में ऐसा डाटा बोलता है कि लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे, लगभग 1.5 लाख लोग। कई बहुत ज्यादा मात्रा में रक्तपात हुआ था, लहू बहा था इस युद्ध में। बहुत लोगों ने अपना जाने गंवाई थी, बहुत लोग विकलांग हो गया था, बहुत लोग का मृत्यु हो गया था, बहुत लोग बेघर हो गया था, बहुत लोग अनाथ हो गया था। ये सब परिस्थिति को देखने के बाद अशोक का जो मन है ना, वो हृदय जो है, वो हृदय परिवर्तन हो जाता है, मन परिवर्तन हो जाता है उनका। उन्होंने देखा कि मेरे एक जिद के कारण, साम्राज्यवादी जो नीति था मेरा, उसके कारण कई घर बेघर हुए, कई लोग अनाथ हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई मेरी चाहत के बदले। लेकिन उनका तो चाहत था ना कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो इसके लिए इस युद्ध के बाद इतना जो रक्तपात हुआ, लहू लोहान हुआ, उनको देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। और उसके बाद उन्होंने उस दिन से हमेशा के लिए शस्त्र को त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने किस पॉलिसी, किस नीति को अपनाया? बौद्ध धर्म का धम्मा पॉलिसी। बोलोगे सर ये धम्मा पॉलिसी है क्या? तो ये जो धम्मा पॉलिसी है, इसका अर्थ है कि धर्म की राह पर चलना, धर्म के अनुसार चलना, धर्म के अनुसार अपने शासन का संचालन करना। और बौद्ध धर्म में हिंसा का बिल्कुल बाकायदा पूरी तरह से विरोध किया गया, वायलेशन का। बुद्धिज्म में जो हिंसा है उसको पाप माना गया, वो अहिंसा की बात करता है, अहिंसा परमो धर्म, इस तरह का सिद्धांत है उधर बुद्धिज्म में। और अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण ही इन्होंने, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण ही उन्होंने क्या छोड़ दिया? शस्त्र को छोड़ दिया, शस्त्र को त्याग दिया। और उसके बाद उन्होंने धम्मा पॉलिसी को अपना लिया, धम्म की नीति को अपना लिया। इसके बाद इन्होंने जीवन भर युद्ध नहीं लड़ा। और लोग ऐसा भी कहते हैं, इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि यही सबसे प्रमुख कारण था मौर्य वंश का पतन होने का। एक तरह से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही है। अब बोलोगे सर कैसे सही है? तो वो इसलिए सही है कि अगर राजा युद्ध नहीं करेगा तो उसका साम्राज्य, उसका जो एम्पायर है वो कैसे चलेगा? राजा अगर मौन हो जाएगा, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। राजा को युद्ध में भी एक्टिव होना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा। और अशोक ने वो काम नहीं किया, बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण। अब राजा ही शस्त्र को त्याग देगा तो उसके सेना में मोटिवेशन कैसे आएगा? बोले कि हमारा राजा ही युद्ध नहीं कर रहा, हमारा राजा ही शांति का पाठ पढ़ा रहा है,
अब फिर बोलता है कि साम्राज्य का विस्तार करना है, उस साम्राज्य को, उस गणराज्य को जीतना है, तो कैसे होगा हम लोग से? तो राजा जो होता है ना साम्राज्य में, नैतिकता का प्रतीक होता है, शौर्य का प्रतीक होता है। राजा एक तरह से समझ लीजिए, लिया जाए यहां पे, तो राजा जो है अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श होता है, आइडियल होता है। और आइडियल का जिस तरह गुण होता है उसका प्रभाव उसके प्रजा में पड़ता है। चलिए आगे। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि के द्वारा क्या, किनका रचना किया गया? रामायण का। यहां पे एक और नाम दिया, वेद व्यास। ये महाभारत, महाभारत, महाभारत का रचना किसके द्वारा होता है? महर्षि वेदव्यास। और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण का रचना किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है ये जो रामायण जो है ना, स्रोत बताते हैं आज से तकरीबन 7000 से 8000 साल पहले घटित हुआ था। अंतिम फेज बता रहे हैं रामायण का, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, उस हिसाब से इस पे भी डिबेट है। हाँ, ये स्पष्ट नहीं, बस इतिहासकार के अनुसार हम बतला रहे हैं, लोगों का मानना। फिर यहां पे तुलसीदास, रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानस, ठीक है। तो ये कुछ रचनाकार थे। आगे देखते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? कितना? 18 दिनों तक महाभारत का यह युद्ध चलता है। अच्छा, ये जो महाभारत का युद्ध था, इसमें दो पक्ष था। एक तरफ कौन था? कौरव, दूसरा तरफ पांडव। कौरव और पांडव। अब बोलोगे सर ये किस चैप्टर से है? तो ये आपका 3rd चैप्टर है, क्या याद आ रहा है? 3rd चैप्टर हिस्ट्री का, और मौर्यन एम्पायर सेकेंड चैप्टर। अभी यहां तक जो हम लोग डिस्कस किए, तो इससे क्या पता चल रहा है कि पहला चैप्टर से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा है, दूसरा चैप्टर से भी है, तीसरा चैप्टर से भी है। वही तो हम लोग देख रहे हैं ना अभी। तो नेक्स्ट यहां पे समझ रहे हैं कि कितना, तो कौरव और पांडव के बीच, कौरव, हाँ, कौरव जो थे वो 100 भाई थे। कितने? 100 भाई। और इधर 5 पांडव, 5 पांडव, 5 पांडव। 5 पांडव का नाम क्या था? 5 पांडव। उसमें सबसे बड़ा जो भाई था वो कौन था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल। अभी पता है, एक अभी नाम लिख रहे हैं यहां पे, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल, और लास्ट जो था वो सहदेव। ये 5 पांडव थे ना, ये 5 पांडव का नाम है। अब बोले सर 100 कौरव का नाम बतलाइए, तो बाबू वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, और 100 कौरव का नाम हमको भी नहीं पता, कोई जरूरी नहीं है, क्यों रटे। हाँ, कुछ कुछ का नाम बस याद रखना। तो उसमें जो सबसे बड़ा भाई था कौरव में, वो था दुर्योधन, उसको जरूर याद रखोगे। कौरव में सबसे बड़ा भाई दुर्योधन, और पांडवों में सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कितने भाई हुए? 5 भाई हुए। लेकिन पता है कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, वो सबसे बड़ा भाई था पांडवों में। कुंती का सबसे पहला संतान वही था, सूर्यदेव से उत्पत्ति हुआ था उनका। सूर्यदेव से उन्हीं का वरदान के रूप में उनको मिला था। किनको? माता कुंती को। अब कुंती ने उनका त्याग कर दिया था, किसका? कर्ण का। पता है क्यों? क्योंकि वो कुंवारी थी, कुंवारे में उसको बच्चा हो गया था। कहने का मतलब वो नेचुरली नहीं हुआ था, वरदान के रूप में उनको मिला था वो कर्ण, क्योंकि वो सूर्य देव की बहुत ज्यादा पूजा करती थी। और पता है आज जो कुंती ने सबसे पहले सूर्य देवता को पूजा किया, आज उसी के पर आधारित, आज बिहार झारखंड वाला जो क्षेत्र है हम लोगों का, बिहार झारखंड यूपी वाला जो क्षेत्र है, उसी के पर आज छठ पूजा होता है। छठ, इसमें डूबते सूरज और उगते सूरज का लोग पूजा करता है। तो ये कहानी वहीं से शुरू हुआ है, महाभारत से। द्वापर युग की यह कहानी है। तो माता कुंती ने सबसे पहले उगते सूरज और डूबते सूरज की पूजा किया। और ये जो छठ पूजा जो होता है वो पुत्र या फिर संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसका हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में बहुत विशेष स्थान है छठ पूजा का, खासकर बिहार झारखंड यूपी वाले क्षेत्र में, नॉर्थ इंडिया वाले क्षेत्र में, उत्तर भारत वाले। ठीक है, तो उसी पर आज छठ पूजा पूरे
उत्तर भारत के एरिया या कुछ स्टेट जो है 4-5 मेजर स्टेट है वहां पे मनाया जाता है। तो कर्ण जो थे ना वो सबसे बड़े थे। कर्ण सबसे बड़े, युधिष्ठिर से भी बड़े थे ये। लेकिन माता कुंती ने समाज के डर से, समाज के कहने का मतलब व्यवहार को देखते हुए, ठीक है, समाज की गरिमा को समझते हुए कर्ण का त्याग कर दिया, उनको नदी में प्रवाहित कर दिया। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? जातक कथा। किससे, किसके पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन है। ये जो जातक स्टोरी है, जातक जो है, जातक कथा जो है वो किसका स्टोरी, किसका बर्थ स्टोरी के बारे में समझा रहा है। वो किसका? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित जो जानकारी है, शिक्षाओं से संबंधित जो जानकारी है, वो जातक कथा से मिलता है। ये जातक कथा, ये बुद्धिज्म से, भगवान बुद्ध से ये संबंधित है। इनके बारे में जानकारी का सोर्स है, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धा। आगे देखते हैं थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। ये जो थेरवाद जो है वो ये भी बुद्ध धर्म से संबंधित है। अब बोले सर ये थेरवाद है क्या? तो ये बौद्ध धर्म का ना सबसे बहुत प्राचीन सांप्रदाय है। ये क्या है? सांप्रदाय, कम्युनिटी, बहुत प्राचीन संप्रदाय था थेरवाद। जिस तरह हिनयान महायान है ना, उसी तरह थेरवाद था। ये सबसे प्राचीन संप्रदाय, उससे भी प्राचीन संप्रदाय। इसमें जो लोग थे ना, इसमें बुजुर्ग बुद्धिस्ट थे, मतलब बुजुर्ग भिक्षु। इसमें कौन शामिल थे? बुजुर्ग भिक्षु लोग, जो बुजुर्ग हो चुके थे और जो बौद्ध धर्म को मान रहे थे। इनका एक अलग संप्रदाय था। थेरवाद में वही थे, बुजुर्ग मॉन्क था, ठीक है, ओल्डेस्ट मॉन्क बोल सकते हैं। थेरवाद में कौन थे? बुजुर्ग मॉन्क, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, भगवान बुद्ध को पूजते हैं। तो थेरवाद भी क्या था? एक संप्रदाय था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। अच्छा एक क्वेश्चन भी ये उठेगा, सर ये थेरवाद आया कब? तो ये जो आता है ना, वो लगभग 300 बीसी के समय ये बौद्ध धर्म से अलग होता है, एक अलग संप्रदाय के रूप में उभरता है। कब? 300 बीसी के समय। मोटा मोटी यहां पे बोला जाए तो अशोका बोलते, चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य एम्पायर, मौर्य के टाइम, सिंपल से यहां क्या लिखेंगे? मौर्य या मौर्य काल के समय थेरवाद का क्या होता है? उदय होता है। कब? मौर्य काल के समय, मौर्यन एम्पायर के समय, 322 के बाद। तो ध्यान से समझिए, थेरवाद जो था वो भी एक संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रिहला के लेखक, रिहला किनके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता। किनके द्वारा? इब्न बतूता। ये 5वां चैप्टर है आप लोगों का, हिस्ट्री 5वां चैप्टर, सेकेंड बुक। 5वां चैप्टर में हम लोग जब विदेशी यात्रियों का वृतांत पढ़ रहे थे, मतलब फॉरेनर जो फिलोसफर थे, ठीक है, जो भारत विजिट करने आए थे, जिसमें 3-4 नाम स्पेशल था। 3-4 नाम कौन कौन सा था? अल बरूनी, इब्न बतूता, और दूसरा जो था वो फ्रांसवा बर्नियर। यहां पे शॉर्ट में लिखते हैं बर्नियर। कौन? बर्नियर। अल बरूनी जो था वो गजनवी के टाइम आया था, गजनवी के साथ आया था। ये क्या, किसके साथ? गजनवी, महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी वही है जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किया, भारत को 17 बार लूटा, ठीक है। इब्न बतूता जो आए थे वो तुगलक के टाइम, तुगलक वंश के टाइम, और ये जो था वो जहांगीर के समय, मुगल के टाइम, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? यहां पे ये भी हम समझाते रहे किस किस वंश में कौन कौन आया। ये गजनवी के साथ भारत आता है। उस समय पृथ्वीराज चौहान वंश चल रहा था उधर राजस्थान और उधर बुंदेलखंड बघेलखंड वाले क्षेत्र में। इब्न बतूता तुगलक वंश के समय, कहने का मतलब दिल्ली इंपायर जब चल रहा था उस समय, और बर्नियर जहांगीर के समय, मुगल इंपायर के टाइम, मुगल वंश के समय, ठीक। ये रिहला जो है इनका पुस्तक का नाम है, किसका नाम है? इब्न बतूता के द्वारा लिखित पुस्तक। ये इसको जो लिखते हैं 1355 के समय, 1355 के समय किसकी रचना करते हैं? इसकी रचना करते हैं, रिहला की। अच्छा एक बात ये भी पता है कि इब्न बतूता इस बुक में, इस रिहला जो उनका पुस्तक है उसमें वो लिखते क्या है? तो ये जो थे ना इब्न बतूता ने, ऐसा कहा जाता है कि इब्न बतूता अपने उम्र के लगभग 30 से 40 साल, लगभग 40 साल तक क्या किए? विदेश का दौरा, कई सारे अलग अलग देश का इन्होंने भ्रमण किया। इनको घूमने
का बहुत शौक था। किसको? इब्न बतूता को। ठीक है, इनको घूमने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए ये दुनिया के, कहने का मतलब एशिया के लगभग कंट्री को ये विजिट किए थे। और वो जो कंट्री को जो विजिट किए थे उसमें चाइना है, उत्तरी अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका नहीं, उत्तरी अफ्रीका, चाइना, म्यांमार, लाओस, भारत, श्रीलंका, इन सभी देशों का इन्होंने भ्रमण किया था। और ये जो सभी देशों का इन्होंने जो भ्रमण किया ना, तो अपना एक्सपीरियंस इस पुस्तक में लिखे हैं, जानकारी कि हम वो देश घूमने गए, वहां का ऐसा ऐसा धर्म देखा, ऐसा संप्रदाय देखा, ऐसा जाति देखा, लोगों का स्वभाव ऐसा था, वहां का राजा इस तरह था, ऐसा प्रशासन व्यवस्था था, शासन व्यवस्था ऐसा था, वित्तीय व्यवस्था ऐसा था, पूरा A to Z इंफॉर्मेशन अपने पुस्तक में लिखा, जहां जहां ये गए, जहां जहां ये घूमे। इसीलिए रिहला जो है वो प्राचीन काल, एंशियंट इंडिया या एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानने का सबसे बेहतर स्रोत है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसका जन्म स्थान तलवंडी? ये कबीर का है। कौन? कबीर। नेक्स्ट कौन सा बोल रहा है? बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन? चैतन्य महाप्रभु। कौन? चैतन्य महाप्रभु। बाबू ये भी जो चैप्टर है पांचवा में ही पढ़ रहे हैं, पांचवा चैप्टर में ही पढ़ना है। जब हम लोग ये क्या बोलते हैं, भक्ति आंदोलन, जब भक्ति मूवमेंट जब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा चैप्टर में, उसमें हम लोग अलवार और नैनार संत पढ़ते हैं, तो उसी में इसको पढ़ा जाता है, उसी में इनका नाम आता है चैतन्य महाप्रभु। ये जो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो 14th सेंचुरी के टाइम था। कब? 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी या सदी के समय, शताब्दी 14वीं शताब्दी के समय थे, और ये बंगाल से थे। इनका कहां जन्म स्थान, कर्म स्थान कहां था? बंगाल। आज इनको पूछते हैं ना, वैष्णववाद में जो वैष्णव है, जो विष्णु के उपासक है, वो चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं, श्रील प्रभुपाद को पूछते हैं, गुरु, वो महागुरु है ये, जिन्होंने वैष्णव धर्म या वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु कब थे? 14वीं शताब्दी के टाइम में। और इन्होंने क्या काम किया? क्या काम किया? वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया पूरे भारत में, उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। तो बंगाल के सबसे प्रमुख संतों, प्रसिद्ध संतों में से एक है। ठीक, यहां पे एक और नाम है रामानंद, एक और ऑप्शन दिया है ना, रामानंद। ये जो रामानंद जो थे ना, रामानंद, ये कबीर के गुरु थे, इनका जुड़ाव कबीर के साथ था। ठीक, आगे चलते हैं। किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया? कौन सा पूछ रहा है? विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर। तो हम लोग इसका भी डिस्कशन किए 7वां चैप्टर में, हिस्ट्री का सेकेंड बुक का जो 7वां चैप्टर है उसमें हम लोग विजयनगर साम्राज्य विशेष रूप से पढ़े। ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इसमें टोटल 3 राजवंश हुए। कितने राजवंश हुए? 3 राजवंश। पहला जो था वो संगम वंश, दूसरा सुलु वंश, और तीसरा जो था वो था तुलुव वंश, तुलुव वंश। ये 3 राजवंश। चौथा तो एक था बहमनी, ये बहमनी बोलते, अरबिडो। क्या था? अरबिडो, अरबिडो वंश चौथा। ये लगभग मोटे मोटे 4 राजवंश हुआ है विजयनगर साम्राज्य में। सबसे पहला जो राजवंश था वो था संगम वंश, और इसी संगम वंश का स्थापना 1336 ईसा पूर्व में, 36 एडी में, ईसा पूर्व नहीं, 3600 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का 2 भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश की स्थापना किया। हरिहर और बुक्का। तो अगर हम पूछ दे कि हु इज द फाउंडर ऑफ विजयनगर साम्राज्य, हु इज द फाउंडर, तो यहां पे क्या बोलोगे? हरिहर एंड बुक्का, 2 ब्रदर, 2 भाइयों ने मिलकर किसका स्थापना किया? विजयनगर साम्राज्य का। इसमें जो तीसरा जो राजवंश था वो था तुलुव वंश। क्या था? तुलुव वंश। इसी तुलुव वंश के शासक थे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। इसके बाद अच्युत देव राय आते, फिर कृष्णदेव राय द्वितीय आते हैं, उनका पीढ़ी। जो सबसे प्रमुख जो थे वो थे कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय जो थे वो किस वंश से थे? तुलुव वंश थे। संगम वंश, सुलु वंश, तुलुव वंश। तुलुव वंश के सबसे महान शासक, और इनको विजयनगर का भी सबसे महान शासक माना जाता है। तो ये जो कृष्णदेव राय थे, इनके साम्राज्य का एक युद्ध होता है 1565 में। क्या होता है? 1565 में कौन सा युद्ध होता है? तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में।
और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का क्या होना, ध्वस्त होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो युद्ध है वो हार जाते हैं। तो कौन सा युद्ध होगा, तालीकोटा, कब हुआ, 1565 में। आगे, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे, पोलज। क्या कहते थे, पोलज। अब बोलोगे सर ये पोलज क्या है, तो बाबू ध्यान से समझो, मुगल जब काल चल रहा था ना 1526 के बाद से भारत में, तो उस समय जो उपजाऊ भूमि होता था उसको पोलज बोलता था। ये जो पोलज जो है ना, पोलज जो है ये अरबी शब्द है, ठीक है। तो पोलज जो जिस शब्द का यूज होता था मुगल टाइम में, वो शब्द यूज होता था उपजाऊ भूमि के लिए। उपजाऊ भूमि वैसा भूमि जहां पर पैदावार, खेती है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो, खेती बाड़ी बेहतर हो। बाकी मुगल वंश के बारे में तो थोड़ा वो जानकारी दे दी। इसका स्थापना 1526 में होता है। कौन करता है, बाबर करता है। किस वंश को हंसाकर, लोधी वंश, इब्राहिम लोधी को परास्त करके, ठीक। आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विजयनगर का महानतम शासक, अभी तो बताएं, कृष्णदेव राय। इसमें तो किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक। अच्छा, अगर पूछे कृष्णदेव राय किस वंश से थे, तो ये किस वंश से थे, तीसरा राजवंश कौन सा था, तुलुव वंश। कृष्णदेव राय किस वंश से थे, तुलुव वंश से थे। हरिहर बुक्का किस वंश से थे, तो संगम वंश से थे, सबसे पहला वंश। आगे, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, संथाल कौन सा चैप्टर में पढ़ना है, 11वां है ना, 11 चैप्टर। अब हम लोग मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री आ गए। अब इसके पहले एंशिएंट देखे, मिडेवल देखे, फिर मॉडर्न। तो मॉडर्न में सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है चैप्टर नंबर 11 से, चैप्टर 11 से हिस्ट्री का। उसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह में अवध में स्वतंत्र, अच्छा किधर वो छूट गया क्या इसके ऊपर, हाँ ये है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ, इन विच ईयर डिड द संथाल रिवाइव या रिवोल्यूशन टेक प्लेस। कब होता है ये, 1855। तो हम बतलाए थे क्लास में 1855-56 ऐसे लिखोगे, 1855-56। तो यहां पे ऑप्शन अगर 55 दिया तो 55 करोगे, 56 देता तो 56, और अगर 55-56 दोनों देता तो 55 करते। ऑप्शन के अनुसार चलना है, ठीक है। तो यहां पे 1855 दिया है तो 55, तो 1855 में संथाल विद्रोह होता है किधर, आज वर्तमान का जो झारखंड वाला जो क्षेत्र है, झारखंड का जो साहेबगंज वाला देवघर के ऊपर संथाल परगना जो क्षेत्र है, उधर वाले क्षेत्र को ही बोलते हैं राजमहल की पहाड़ी। और वही राजमहल की पहाड़ी में संथाल जातियों के द्वारा संथाल रिवोल्ट होता है। और ये जो संथाल विद्रोह था, संथाल रिवोल्ट जो था, इसको कौन लीड किए थे, सिद्धू कान्हू मुर्मू। इनका कास्ट कौन सा था, मुर्मू। आज जो वर्तमान में हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये भी इसी जात, मतलब इसी जाति से संबंधित है, आदिम जनजाति, ठीक है। तो सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, और तीसरा चौथा एक और था, चांद भैरव। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये 4 व्यक्तित्व प्रमुख था संथाल विद्रोह में। लेकिन अगर नेता की बात करेगा ना, संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता जिन्होंने संथाल विद्रोह को लीड किया, तो उसमें केवल सिद्धू और कान्हू का नाम आएगा, सिद्धू कान्हू। इन्हीं के द्वारा संथाल विद्रोह किया जाता है राजमहल की पहाड़ियों की तरफ। अब बोले सर ये संथाल विद्रोह क्यों हुआ, अतिरिक्त कर, अत्यधिक टैक्सेशन, कर को आरोपित करने के कारण वहां की जो जनजातियां थी, संथाली जनजाति, अंग्रेजों के द्वारा अत्यधिक शोषण किया जा रहा था, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। बोलते ना कि कोई भी व्यक्ति शोषण अगर उसका हो रहा है तो वो कुछ हद तक ही सहेगा, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना, तब नहीं को रुकेगा। तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव, तो संथाल विद्रोह किसके द्वारा हुआ, सिद्धू कान्हू के द्वारा। उसके 2 सहयोगी का नाम पूछेगा तब चांद भैरव, टोटल 4 है। इसमें जो नेता था, लीडर था, वो सिद्धू कान्हू। कब होता है, 1855 के समय। किधर होता है, राजमहल की पहाड़ी, संथाल परगना वाला क्षेत्र, वर्तमान का झारखंड। कोई डाउट यहां तक, आगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया, लास्ट क्लास में बताएं, लास्ट क्लास में हम बतलाए थे इसको, कौन, बेगम हजरत महल। अब बोलेगा नहीं सर हमको तात्या टोपे लग रहा है, ये तात्या टोपे ये भी अवध से ही थे, लेकिन कानपुर, इधर कानपुर से ये लीड कर रहे थे तात्या
टोपे। बाजीराव द्वितीय का समर्थन कर रहे थे, पेशवा का जो पुत्र था बाजीराव द्वितीय का सहयोग कर रहे थे कौन? तात्या टोपे। और बेगम हजरत महल अवध से लीड कर रही थी, मतलब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही थी? अवध से बेगम हजरत महल। आगे नेक्स्ट कौन सा है? हाँ, सहायक संधि क्या है? सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सहायक संधि कौन लाया भारत में? सहायक संधि यहां पे ऑप्शन दिया है, कौन कौन सा ऑप्शन है? वेलेजली, डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, 4 ऑप्शन है। तो ये जो है सहायक संधि वेलेजली के द्वारा लाया जाता है 1798 में। कब लाया जाता है? 1798 में सहायक संधि लाया जाता है। और ये सहायक संधि क्या था? बोलोगे सर ये सहायक संधि क्या था? देखो सहायक संधि क्या था कि ये जो था ना अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक कूटनीतिक संधि था। इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स जो होता था, 2 रियासत, कोई भी 2 रियासत ले लो, ए और बी, ये 2 रियासत है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। अब अंग्रेज क्या करता था, इसी सहायक संधि के तहत इन दोनों में से किसी एक को, सपोज वो बी को कोऑपरेट कर रहा है, किसको कर रहा है? बी को वो समर्थन दे रहा है कि हम आपको इस युद्ध में सहायता देंगे लड़ने के लिए, हम आपको आधुनिक हथियार देंगे, सेना देंगे। किसको बोल रहा है? बी को बोल रहा है, मतलब एक दूसरा रियासत को बोल रहा है। तो इसमें क्या होता था कि सहायक संधि के तहत अंग्रेजी सेना जो होता था, यहां इसके तहत जो अंग्रेजी सेना होता था वो इस रियासत में क्या हो जाता था? तैनात हो जाता था। अब वहां का जो नवाब था ना, उसको कोई अधिकार नहीं था किसी के साथ संधि करना, किसी के साथ कोई भी मतलब कानून हस्ताक्षर करना या कुछ भी तरह का काम करना, क्योंकि वहां पर सहायक संधि के तहत ब्रिटिश सेना तैनात है। कहां पर? उस रियासत में। तो इससे क्या हुआ? उस रियासत का संप्रभुता किसके हाथ में चला गया? अंग्रेज। वो अंग्रेज जो है, अंग्रेज सेना जो है वो पूरी तरह से उस रियासत को अपने अंडर ले लिया। वो बोलता है कि हम आपको समर्थन कर रहे हैं, आपको हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। तो इसका फायदा क्या हुआ? यहाँ जो सेना, आर्मी जो यहाँ पे लगता था ना, आर्मी जो तैनात होता था, उसका सारा पैसा, कहने का मतलब सैलरी हुआ, कुछ भी हुआ, सारा पैसा खर्चा कौन करता था? नवाब। इससे अंग्रेजों का क्या फायदा हुआ कि उसके आर्मी को टाइम पर क्या मिल गया? मजदूरी, कहने का मतलब सैलरी। कंपनी को तो नहीं देना पड़ा, किसको देना पड़ा? नवाब को, क्योंकि वो उसको सैन्य सहायता दे रहा है। ऐसा कूटनीति था उन लोगों का। और ऐसे करते हैं लास्ट में क्या, वो उसके साम्राज्य को लोग हड़प लेता था। जब देखता है कि जब नवाब सक्षम ही नहीं है कि उससे युद्ध कर पाए, तो हमसे क्या युद्ध करेगा, हमसे खुद मदद मांग रहा है, तो लास्ट में क्या करता था? छल कपट करके उसके साम्राज्य को या उसके रियासत को अपने में मिला लेता था। ऐसा था सहायक संधि। इसके बारे में हम अपने पेड कोर्स में पूरा डिस्कशन किए हैं, ठीक है। CWH ऑनलाइन एकेडमी, CWH ऑनलाइन एकेडमी हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, उसका नाम है CWH ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको इसी तरह डेप्थ के साथ और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है तो CWH ऑनलाइन एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां विजिट करें, ठीक है, और कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पढ़ने, बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर करके, किसी भी तरह का डाउट नहीं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे पॉइंट में आते हैं हम लोग। हाँ, वेलेजली के द्वारा कब लाया जाता है सहायक संधि? 1798 में। डलहौजी के टाइम में क्या लाया जाता है? 1853 में व्यापगत का सिद्धांत। ये भी एक पॉलिसी लेकर आता है, ये भी एक डॉक्ट्रिन लेके आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कोलैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ कोलैप्स, विलय की नीति। क्या? विलय की नीति। ये कौन लाता है? डलहौजी। कौन लाता है? डलहौजी के द्वारा लाया जाता है। डलहौजी के द्वारा क्या लाया जाता है? व्यापगत का सिद्धांत। वेलेजली के द्वारा क्या लाया जाता है? सहायक संधि। यहाँ पे एक और नाम है, वॉरेन हेस्टिंग। ये जो वॉरेन हेस्टिंग था वो कौन था? बंगाल का जनरल, बंगाल का जनरल, फर्स्ट जनरल। सो भी कौन? फर्स्ट जनरल ऑफ बंगाल। ये वॉरेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल। अगर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का जनरल, सबसे पहला जनरल लॉर्ड क्लाइव। 1665 में, 1665 में कौन बनता है? क्लाइव, बंगाल का जनरल। फिर 1773 में वॉरेन हेस्टिंग, 1773 में वॉरेन हेस्टिंग क्या बोलता है? बंगाल का गवर्नर जनरल।
ठीक है, कब बनता है? 73 में। ये विलियम बेंटिक जो था वो भारत का गवर्नर जनरल बनता है। कहां का? भारत का। ये भारत का गवर्नर जनरल बनता है। कौन? विलियम बेंटिक। ये तो बंगाल का था, ये भारत का गवर्नर जनरल बनता है कब? 1835 में। कोई डाउट यहां तक? चोरी चोरा कांड कब हुआ? कब हुआ? 4 फरवरी 1922 के टाइम, जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये जब 1920 से 22 तक चला, किसके द्वारा? गांधी के द्वारा, बाय द गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है, 20 के टाइम। अब 1922 जब समय जब बीतता है तो 1922 में 4 फरवरी 1922 का एक घटना होता है उत्तर प्रदेश में, जो चोरी चोरा पुलिस चौकी जो था, पुलिस थाना जो था, वो भारतीयों के द्वारा, जनता के भीड़ के द्वारा जला दिया जाता है, जिसमें टोटल 22 पुलिसकर्मी का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, मौत हो जाता है। चूंकि गांधी जी हिंसा का समर्थन कभी नहीं थे, वो अहिंसा परमो धर्म मानते थे, अहिंसा को पूजते थे, वो लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे। उनका कोई भी आंदोलन उठा के देख लिया जाए, वो सत्याग्रह था, असहयोग था, सत्य पर आग्रह करना, सत्य पर आधारित आंदोलन था। तो महात्मा गांधी कभी भी लड़ाई झगड़ा के समर्थन में नहीं था, लेकिन उनका जो मूवमेंट चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसमें क्या ऐसा घटना होता है कि चोरा चोरी में पुलिस थाने में क्या लगा दिया जाता है? आग लगा दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? 22 पुलिसकर्मी मर जाता है। अब इस सूचना, इस घटना की, चोरी चोरा जो हत्याकांड है, इसकी सूचना जब गांधी जी को लगता है तो उन्होंने एकाएक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो अगर हम पूछे कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब वापस लिया जाता है, तो क्या बोलोगे? चोरी चोरा जो हत्याकांड जो हुआ था, पुलिस हत्याकांड, उसके बाद। क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगा कि अगर ये आंदोलन को रोका नहीं गया तो हम लोग भीड़ को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, फिर ना जाने क्या हो जाएगा, कितने लोगों की जाने जाएंगी, इसलिए। ठीक है, तो चोरा चोरी क्या था? हत्याकांड। ये कब हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय। नेक्स्ट जो है गांधी इरविन पैक्ट। क्या है? गांधी इरविन पैक्ट। ये कब होता है? 1931 में। गांधी इरविन जो था वो कौन था? वाइसरॉय था। कौन था? वाइसरॉय, भारत का वाइसरॉय था ये। हम बताए थे कि सैन्य विद्रोह के बाद जो भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त करके 2 नया पद लाया गया, वाइसरॉय और सचिव। तो ये जो इरविन था वो वाइसरॉय था भारत का, और गांधी जी, इन दोनों के बीच ना हस्ताक्षर होता है, एक साइन होता है, साइन सबमिट होता है, बैठक होता है, जिसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। ये कब होता है? 1931 में। अच्छा, एक और ये जो पैक्ट जब होता है ना, तो जो सरोजनी नायडू, कौन नाम सुने होंगे? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने, ये जो पैक्ट हुआ गांधी और इरविन को, इरविन के बीच जो पैक्ट होता है उसको क्या बोला पता है? उसको बोला 2 महात्माओं का मिलन। 2 महात्माओं का मिलन इसको कहा। किसको? गांधी इरविन पैक्ट को, गांधी इरविन का मिलन, 2 महात्माओं का मिलन। ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। जब भारत आजाद हो जाता है ना 15 अगस्त 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद, तब भारत के जो गवर्नर जनरल बनते हैं, भारतीय को यहां पे पूछ रहा है, भारतीय गवर्नर जनरल, और कैसे? प्रथम। वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये फर्स्ट इंडियन थे। ठीक है, भारतीय। नेक्स्ट पूछ रहा है 24वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया? किस देश से लिया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहां बोल रहा है फ्रॉम विच कंट्री हैज द पार्लियामेंट्री सिस्टम बीन अडॉप्टेड इन द इंडिया, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जो हम लोग का संसदीय प्रणाली है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है हम लोग का, संसद है ना? कौन है? फर्स्ट संसद है। संसद के 2 अंग कौन कौन? लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के। कहां के? ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कौन सा सिस्टम? संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। बोलोगे सर ये मूल संविधान क्या है? संविधान तो जानते हैं, मूल संविधान क्या है? तो ध्यान से समझो। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा है यहां पे, तो देखो ये मूल संविधान क्या है पता है?
कि जब संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 के समय बनकर क्या हो गया? संविधान तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान बन रहा था ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन समय लगा, तो वो बनकर तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949। अब इसके 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 के समय संविधान को लागू कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि ये जो जब संविधान बनकर तैयार हुआ ना 26 नवंबर 1949 के समय, तो हमारा जो संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो कुल अनुच्छेद 395 थे। उसी को बोल रहे हैं मूल संविधान। मूल का मतलब समझ लो पुराना संविधान। अब बोले सर अभी कितना है? तो अभी लगभग अबाउट 448 आर्टिकल, लगभग 448 जो है ना आर्टिकल हो चुका है अभी वर्तमान में। लेकिन मूल संविधान में कितना था? 395, जिसको पहली बार जब संविधान लिखा गया था। कोई डाउट यहां तक? यहां पे पूछ रहा है विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? बर्नियर तो होगा नहीं, अभी बताया। बर्नियर जहांगीर के समय, इब्न बतूता तुगलक वंश के समय। कौन बच गया? निकोली कांटी। निकोली कांटी। देखो यहां पे ध्यान से समझो ना, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कौन किया? जब कृष्णदेवराय थे। तो यहां पे हम बता दिए बर्नियर जो था वो जहांगीर के समय था, मुगल वंश में। ये तुगलक वंश के समय था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, दिल्ली सल्तनत के टाइम। अब बचा कौन सा तीसरा? वही तो हो सकता है, निकोली कांटी। आगे नैनार संत किसकी पूजा करते थे? नैनार, अलवार और नैनार। नैनार किसकी पूजा करते थे? शिव। अलवार विष्णु, नैनार शिव। नेक्स्ट पूछ रहा है इब्न बतूता ने किस पुस्तक की पुस्तक की रचना की है? यहां पे कौन कौन सा ऑप्शन दिया है? किताब उल हिंद एक, दूसरा रिहला, तीसरा आईने अकबरी, और डी चौथा कौन सा है? बाबर नामा। कौन सा होगा इसमें? ठीक है, तो यहां पे इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि इब्न बतूता, अभी पहले देखते हैं इब्न बतूता कहां से आता है? मोरक्को तेंजिया। कहां से? मोरक्को के तेंजिया। मोरक्को तेंजिया यहां से आते। अब बोलोगे सर मोरक्को तेंजिया है कहां? ये जो मोरक्को तेंजिया जो है ना, वो पुर्तगाल वाले क्षेत्र में है, यूरोप। पुर्तगाल, पुर्तगाल में। पुर्तगाल कहां है? यूरोप में है। तो ये कहां से आता है? इनका जन्म कहां होता है? तो वही मोरक्को तेंजिया पुर्तगाल वाले क्षेत्र में है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए कि इब्न बतूता कब आता है, किसके टाइम में? दिल्ली सल्तनत के टाइम, दिल्ली इंपायर, दिल्ली दिल्ली इंपायर। तो कब आते? दिल्ली इंपायर के समय। अब ये कौन सा पुस्तक लिखते हैं? रिहला। कौन सा? रिहला। अब बोलोगे सर ये किताब उल हिंद फिर किसका है? तो यहां पे 3 फॉरेनर का नाम लिए थे, फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता, और एक तो कौन सा? अल बरूनी। कौन? अल बरूनी। और ये जो किताब उल हिंद है वो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा। हाँ, नेक्स्ट कौन सा? ये आईने अकबरी, किताब उल हिंद, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अभी तो बतलाएं। अल बरूनी, रिहला, बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता। और ये आईने अकबरी और बाबर नामा जो है वो मुगल टाइम पीरियड के समय लिखा गया है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है? इसमें कौन सा जो सब्जी साग जो है, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, वेजिटेबल्स जो है,
वो भारत का नहीं है। तो कौन सा नहीं है भारत का? मक्का, टमाटर, आलू, या इनमें से सभी? इनमें से सभी भारत का नहीं है। भारत में इसका पैदावार नहीं होता था पहले, ये विदेश से आया। बोलोगे सर किधर से आया? आलू जो है ना वो किधर से आया? पुर्तगाल से। जब पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो आलू पुर्तगाल से आया, टमाटर भी वहीं से आया। मक्का जो वो अमेरिका से आया, कनाडा, अमेरिका। मकई जो भारत में आया वो अमेरिका से आया है। टमाटर, आलू, तंबाकू, पपीता, ठीक है, और जितने भी मतलब व्यंजन, इसमें एक और आता है ये लाल मिर्ची, काली मिर्च नहीं, काली मिर्च तो बहुत था भारत में, लाल मिर्च वो सब पुर्तगाल से आया है, भारत में नहीं था आलू। ठीक है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू पर सेंसर लगा दिया था। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये 30 क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर लिए और बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सेक्शन बी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी आपको एक बात और मैं समझा दूं, आपको अगर इस तरह कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपना तैयारी करना है तो हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में CWH ऑनलाइन अकेडमी, उसको आप इंस्टॉल करें और इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है क्लास से रिलेटेड। किसी भी तरह का इशू है तो वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, उसमें आप निस्संदेह संपर्क करके अपना जो क्वेरी है वो दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।